मेडुअल हिस्ट्री के अंतर्गत खिलजी डायनेस्टी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के जीवन से संबंधित सारी चीज़ें, उसकी बाज़ार व्यवस्था, उसकी सैन्य व्यवस्था, उसके टैक्स सिस्टम, सारी चीज़ों को हम लोग देखे थे। दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने एक अस्थाई, बड़ी और केंद्रीकृत सेना रखी। इसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था, सैनिकों की हुलिया लिखना, घोड़ों को दागने की प्रथा, सारा सिस्टम अपनाया था। और इसकी बाज़ार व्यवस्था जो थी वह, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वह सैन्य उद्देश्य था कि इतनी बड़ी सेना को जो नगद वेतन दिया जा रहा है और उस वेतन पर सैनिक अपना खर्च पूरा कर सकें, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ार में हर वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए थे। तो उसका जो बाज़ार सिस्टम था वो कहीं न कहीं सैन्य व्यवस्था के लिए ही उत्तरदायी था। अलाउद्दीन खिलजी को एक बड़ी सेना की क्यों ज़रूरत थी, अस्थाई और केंद्रीकृत सेना की क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्य विस्तारवादी शासक था। इसको अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ाइयाँ लड़नी थी, युद्ध करने थे, और इसी के समय में मंगोलों के सबसे खतरनाक और तीक्ष्ण आक्रमण हुए हैं। उन मंगोल आक्रमणों से इसे अपने साम्राज्य की सुरक्षा करनी थी और अमीरों के द्वारा बार बार आंतरिक क्षेत्र में विद्रोह जो हो रहे थे, उन विद्रोहों का भी दमन करना था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को एक बड़ी अस्थाई और केंद्रीकृत सेना की ज़रूरत थी। इसलिए उसने देखिए राजस्व को बढ़ाने के लिए भू राजस्व की दर 50% कर दिया। युद्ध में लूटे गए धन, जिसको खुम्स कहा जाता था, सैनिक लूट करके लाते थे, इसके पहले उसको उनमें 80% बांटा जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में केवल 20% ही बांटा जाने लगा सैनिकों में। 80% उसने अपने राजकोष में रखा। तो अपने रेवेन्यू को बढ़ाया था। किस लिए बढ़ाया था? कि सैनिकों को नगद वेतन दिया जा रहा है, फिर उसके साथ साथ घोड़े हैं, उनका रख रखाव खर्चा, तो इसलिए ये सिस्टम उसने किया। अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे, जिनका नाम था उलूग खां, नुसरत खां, जफ़र खां, अलप खां। उलूग खां, नुसरत खां, जफ़र खां, अलप खान, ये 4 खान थे और इन चारों खानों को वह अपना 4 स्तंभ कहता था। और इन्हीं चारों खानों के दम पर ही उसने मंगोल आक्रमणों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा भी किया। इन्हीं चारों खानों के दम पर उसने अपना साम्राज्य विस्तार भी किया। आंतरिक क्षेत्र में जो विद्रोह हुए, उन विद्रोहों को भी कुचला। मलिक काफूर तो बाद में गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां के द्वारा खरीदा गया। दक्षिण भारत के अभियान में मलिक काफूर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज के युग में भी देखिए भारत में बहुत सारे खान हैं, सलमान खान, आमिर खान, सुहेल खान, शाहरुख खान, बहुत सारे खान हैं, लेकिन ये सारे खान किसी काम के नहीं। ये खान जहाँ पर जाते थे तो अच्छे अच्छे बहादुरों के पसीने छूट जाते थे, लेकिन ये सब खान जो हैं किसी काम के नहीं हैं, केवल स्किन पर डिसुम डिसुम कर लें, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन 4 सेनापतियों के दम पर अपना जो विजय अभियान था वो जारी रखा। जफ़र खां मंगोल आक्रमण के दौरान मारा गया था और ये नुसरत खां जो उसका सेनापति था, ये रणथंभौर का आक्रमण होता है, वहाँ पर ये मारा गया। तो इस प्रकार से इस चारों खानों में से 2 खान मार दिए गए। ठीक है, नुसरत खां मारा गया रणथंभौर के आक्रमण के दौरान और जफ़र खां मारा गया मंगोल आक्रमण के दौरान। अब इसके आक्रमणों को हम लोग 2 भागों में कर लेते हैं सुविधा के दृष्टिकोण से, उत्तर भारत के अभियान और दक्षिण भारत के अभियान। अलाउद्दीन खिलजी की ये नीति थी कि वह उत्तर भारत पर आक्रमण करके वहाँ के राज्यों को जीता। उत्तर भारत के जो राज्य थे वहाँ को जीतकर अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। लेकिन जो दक्षिण भारत के राज्य थे, जैसे देवगिरी हुआ, यहाँ पर होयसल है, तेलंगाना है, मदुरा है, इन दूर के राज्यों को इसने जीता। तो उसको जीत करके अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि जीत करके
उनको अपने अधीन किया और यहाँ से उसने टैक्स वसूला। जीतने के बाद राजा रानी कहा तुम ही लोग रहो, हमको वार्षिक टैक्स देते रहना। तो अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति का मुख्य उद्देश्य था धन प्राप्त करना। तो उत्तर भारत में इसने तमाम अभियान किए हैं, जिसमें गुजरात का अभियान, रणथंभौर और ये मेवाड़ चित्तौड़ का अभियान बड़ा फेमस है। इसके अतिरिक्त मालवा, सेवान और जालौर के भी अभियान किए हैं इसने। तो उत्तर भारत का देखिएगा, भारत के उत्तरी क्षेत्र वाले में जो अभियान होता है, पहला अभियान होता है गुजरात अभियान। ठीक है, गुजरात अभियान 1297-98 में ये होता है गुजरात अभियान। गुजरात अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 सेनापतियों को भेजा, उलूग खां और नुसरत खां। उलूग खां और नुसरत खां। क्या कारण था गुजरात अभियान का? देखिए, इसका कारण जो था, पहला कारण ये था कि ये गुजरात, देखिए गुजरात आर्थिक व्यापार का एक केंद्र हुआ करता था और इस गुजरात से फारस व्यापार होता था और अरब देशों में व्यापार होता था। इस कारण ये एक आर्थिक नगरी के रूप में जाना जाता था। और दूसरा कारण ये बताया जाता है कि गुजरात का शासक जो था कर्ण बाघेला गुजरात का शासक था। उसका एक मंत्री माधव था, ये बाहर गया हुआ था मंत्री माधव। तो इसने, कर्ण बाघेला ने उसकी पत्नी को ही पटा लिया। ठीक है, पत्नी को पटा लिया। तो ये माधव जब आता है बाहर से लौट करके, तो कर्ण बाघेला ने इसको, माधव को खदेड़ दिया। तो ये माधव बेचारा रोता बिलखता हुआ कहाँ पर आया? दिल्ली आता है अलाउद्दीन खिलजी के पास, AK यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी पूछता है कि क्या बात है, क्यों इतने डरे हाँफते काँपते आ रहे हो? तो इसने कहा कि सुल्तान जहाँ पनाह, मेरी पत्नी को मैं बाहर गया हुआ था, ये कर्ण बाघेला जो है उसको सेट कर लिए हैं और हमने उनसे कहा है कि मैं तुम्हारी पत्नी को तो सेट तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उठवा ज़रूर ले जाऊँगा। तो आप एक काम करिए, इस पर आक्रमण करके उसकी पत्नी को उठवा लाइए। ठीक है, तो ये 2 कारण बताए जाते हैं, एक व्यापारिक कारण और दूसरा ये माधव वाला कारण। तो इन 2 कारणों के नाते अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात आक्रमण के लिए कौन से सेनापति को भेजा? उलूग खां और नुसरत खां गुजरात आते हैं, यहाँ पर आक्रमण करते हैं और गुजरात का शासक जो था कर्ण बाघेला, अहमदाबाद के निकट दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध में कर्ण बाघेला हार जाते हैं और हारने के बाद कर्ण बाघेला और ये इनकी पुत्री थी देवल देवी, इन दोनों को लेकर के यहाँ पर आ गए देवगिरी के शासक, यादव राजा थे, राजा रामचंद्र देव। कौन आ गए? ये बाघेला आ गए भाग करके, और इनकी पुत्री जो थी देवल देवी कहाँ आ गई? देवगिरी के यादव राजा थे, राजा रामचंद्र देव के यहाँ इन लोगों ने आकर के शरण लिया। राजा रामचंद्र देव ने कहा कि आओ तुम हमारे यहाँ रहो, हम तुम्हें जगह देते हैं। लेकिन इनकी पत्नी छूट गई। इस भागने के चक्कर में पत्नी जो थी, कर्ण बाघेला की पत्नी कमला देवी छूट गई। तो खिलजी सेना ने क्या किया? पूरा गुजरात को, जब राजा भाग जाएगा तो पूरा उसके राज्य में लूटपाट किया, मार काट किया, जो भी करना था। और उसके बाद कमला देवी को लेकर के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुँचे। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी है, सुल्तान के पास पहुँचे। सुल्तान कमला देवी को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। कहते हैं ना, देखते ही मुझको तू पसंद आ गई। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस कमला देवी से विवाह करके उसको अपनी सबसे प्रिय रानी बनाया। इसी दौरान देखिएगा एक घटना और होती है कि नुसरत खां ने इसी गुजरात विजय के दौरान एक हिंदू हिजड़े को खरीदा था 1000 दीनार में। 1000 दीनार में एक हिंदू किन्नर था जिसको मलिक काफूर, बाद में इसका नाम दिया गया, इसको खरीदा था। ठीक है, तो इसलिए इस मलिक काफूर को 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है
कि मलिक काफूर किस विजय के दौरान खरीदा गया है? गुजरात विजय के दौरान खरीदा गया है। किसने खरीदा है? नुसरत खां। और नुसरत खां अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी कहा जाता है। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ है कि मलिक काफूर को ये खरीद रहा है नुसरत खां एक सेनापति होकर के, एक हिजड़े को खरीद रहा है। क्या खरीदने के लिए इसको एक हिजड़ा ही मिला था, लेकिन एक सेनापति था, उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को वो देख रहा था, क्योंकि ये कहा जाता है कि सोना हीरे की पहचान जौहरी की ही कर पाता है और अन्य लोगों को उसका अनुभव नहीं होता है। तो इसको ले जा कर के अलाउद्दीन खिलजी को तोहफे के रूप में दिया। नुसरत खां ने अलाउद्दीन खिलजी को तोहफा दिया। ठीक है। अभी मोदी जी हैं, कोई इनका सेनापति एक हिजड़ा खरीद करके ले जाए, कहे मोदी जी या मैं आपको तोहफा के रूप में दे रहा हूँ, मोदी जी उसको 2 चाटा लगाएंगे, कहेंगे ससुर कहीं के, तुमको खरीदने के लिए यही मिला है, मेरी बेइज्जती करवा रहे हो, हमको किन्नर दे रहे हो, ला करके हिजड़ा दे रहे हो, हिजड़ा हम क्या करेंगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी भी देखिएगा, ये भी बड़ा ही योग्य सेनापति था। इसके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को उसने देख लिया और ये अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का जितना भी अभियान होता है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मलिक काफूर के नेतृत्व में खिलजी सेना जिधर निकलती थी, अच्छे अच्छे बहादुर राजाओं के बाजू फड़कने लगते थे, मैदान साफ हो जाता था, राजा आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हो जाया करते थे। ये ताकत थी एक हिजड़े मलिक काफूर की। ठीक है, तो इस तरह से ये घटना हुई। उसके बाद देखिएगा दूसरा अटैक जो होता है वह रणथंभौर आक्रमण होता है। रणथंभौर आक्रमण के क्या कारण थे कि यहाँ के शासक पहले टैक्स भिजवाया करते थे, अलाउद्दीन को देते थे, टैक्स देना चौहान शासक हम्मीर देव ने बंद कर दिया। पहला कारण ये हुआ। और दूसरा कारण ये है कि यह जो था रणथंभौर का किला सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए इसको अलाउद्दीन खिलजी जीतना चाहता था। ठीक है। और इसका देखिएगा और एक कारण ये होता है कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में मंगोल के नेता थे अब्दुल्ला, उसने आक्रमण किया था और हार हो गई थी उनकी अब्दुल्ला की। तो जलालुद्दीन खिलजी और अब्दुल्ला यानी मंगोलों के बीच में मैत्रीपूर्ण संधि हुई थी और चंगेज वंशी उलूग खां ने अपने 4000 मुसलमानों के साथ इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट करते हुए भारत में रहने की इच्छा जताई थी। जलालुद्दीन ने उसको दिल्ली में स्थान दे दिया था, उनको रहने के लिए बसा लिया था, जिसको मंगोलपुरी नाम दिया गया है। तो उसी का एक नेता हुआ करता था महमूद शाह या मोहम्मद शाह, इसको कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी का दरबार है, ये अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है। यहाँ महमूद शाह बैठते थे और इधर जो है इसके और भी राज दरबारी बैठते थे। ऊपर वाले क्षेत्र में यहाँ पर रानियाँ और राजकुमारियाँ रहा करती थी। तो महमूद शाह ने क्या किया, यहाँ पर बैठता था और यहाँ इसकी एक रानी थी चिमना बेगम। तो यहाँ से ये रानी चिमना बेगम पर निशाना लगाना शुरू किया और निशाना लगाते लगाते उस पर निशाना बैठा दिया। दोनों का सेटलमेंट हो गया और दोनों ने यह योजना बनाई, महमूद शाह और चिमना बेगम ने, कि इस अलाउद्दीन खिलजी की यानी सुल्तान को टपका दिया जाए और हम दोनों क्या बन जाएंगे, राजा रानी बन जाएंगे, हम सुल्तान बन जाएंगे। तो ये चीज़ अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया। इसने कहा कि हम बड़े बड़े राजाओं को हरा करके उनकी रानियों को छीन करके विवाह कर रहे हैं और ये ससुर मेरी ही रानी को जो है निशाना लगा रहा। तो यहाँ से इनको खदेरा ये भागते हुए कहाँ पर आए, चौहान वंशीय शासक हम्मीर देव के पास आए रोते बिलखते। हम्मीर देव ने पूछा क्या हुआ, तो बता नहीं रहे थे ये मिस्टर।
तो बहुत दबाव देने के बाद बताए कि हमने ऐसा ऐसा काम किया है कि उसकी रानी चिमना बेगम को ही सेट कर लिया है, जिससे क्रुद्ध होकर के वह हमको खदेड़ा है और महाराज हमको किसी तरह से अपने यहाँ शरण दीजिए, बचा लीजिए। ठीक है। तो हम्मीर देव ने कहा ठीक है, सही से रहो, मैं तुम्हें शरण देता हूँ। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव के पास ये संदेश भिजवाया कि मेरी पत्नी का प्रेमी तुम्हारे गोद में जा कर के बैठा है, उसको हमें वापस कर दो, वह हमारा दुश्मन है। तो हम्मीर देव ने कहा कि जिसको मैं शरण दे दिया हूँ उसको मैं वापस नहीं करूँगा, क्योंकि ये भी देखिए बहुत हठी थे, इसलिए इनको हठी हमीर थे ये, कि हमने एक बार जो कह दिया है तो वह कह दिया है, उसको बदलूँगा नहीं। ठीक है। तो इस कारण से इस पे आक्रमण हुआ। और तीसरा देखिएगा, रणथंभौर का किला अरावली की पहाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है। इसको नेचुरल सिक्योरिटी प्राप्त है, प्राकृतिक रूप से ये जो है घिरा हुआ है सिक्योरिटी से। और यही कारण है रणथंभौर का किला अपने तत्कालीन शासकों के जीतने के लिए हमेशा चैलेंज का विषय रहा है, चैलेंजिंग रहा है। जो भी तत्कालीन शासक थे, रणथंभौर का किला जीतना उनके लिए चैलेंज हुआ करता था। और इसके पहले जलालुद्दीन खिलजी इस रणथंभौर किले को जीतने के लिए 2 बार आया था, 2 बार आक्रमण किया था इस पर, 2 बार इस पर घेराव किया था, लेकिन वो वापस चला जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये मान लीजिए अरावली की पहाड़ी है से यहाँ पर ये किला बना हुआ है, ऊपर ये किला है। ठीक है। ये लोग चढ़ कर के जाते थे और यहाँ से ये सैनिक जो किले से थे वो कुछ नहीं करते थे, बड़ा बड़ा पत्थर लुढ़काते थे। ठीक है। और इसी पत्थर के लुढ़काने में अभी आप देखेंगे कि ये नुसरत खां मारा जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी जो था इस किले को जीत नहीं पाया था, और जाते जाते उसने ये कहा था कि इस किले के यानी कि इसके 10 किले हों, इसके बराबर 10 किले हों, उन 10 किलों को मैं अपने सैनिकों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। कहा कि रणथंभौर जैसे 10 किलों को मैं अपने सैनिकों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। मैं तो अटेंडम में वैसे चला आया था। ठीक है। हम वैसे चले आए थे, नहीं तो ये हमारे सैनिक के एक बाल के बराबर भी नहीं है इस तरह के 10 किले। तो कुल मिला के जलालुद्दीन जीत नहीं पाया था, तो इसको अपने चचा जलालुद्दीन की हार का बदला लेना था। इसलिए देखिए इस पर अटैक होता है। इस पर भी अटैक करने के लिए उलूग खां और नुसरत खां आते हैं। कौन? उलूग खां और नुसरत खां, ये दोनों खान लोग आते हैं, किले को घेर लिए हैं चारों ओर से। किले को पहाड़ी क्षेत्र है, इसको घेर लिए हैं। ठीक है। यहाँ से सैनिक, और इसी घेराव के चक्कर में जो घेरे थे नुसरत खां उसका निरीक्षण कर रहा था। उसी दौरान किसी ने यहाँ से एक बड़ा चट्टान लुढ़काया, और उसी पत्थर के चट्टानों के लुढ़कने से वो नुसरत खां को लगा और इनकी यहीं पर डेथ हो जाती है। तो नुसरत खां देखिए यहाँ पर मारा जा रहा है। किस आक्रमण के दौरान? रणथंभौर के आक्रमण के दौरान। नुसरत खां जब सेनापति मारा गया तो खिलजी सेना में एकदम भगदड़ मच गई, और जब भगदड़ मच गई तो हम्मीर देव ने क्या किया? उलूग खां को आक्रमण कर दिया, उलूग खां पर आक्रमण कर दिया। उलूग खां हार गया। ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि लड़ाई झगड़ा करके हम इस किले को नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि इसको नेचुरल सिक्योरिटी प्राप्त है, इसलिए हमको कूटनीति का सहारा लेना पड़ेगा। उसने कूटनीति का क्या सहारा लिया? इनके मंत्री थे रणमल को लालच दे करके उसने अपने में मिला लिया। रणमल और रतिपाल, इन दोनों लोगों को क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने में मिला लिया, और इन्होंने हम्मीर देव को धोखा दे दिया। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? रणथंभौर के किले को जीत लिया गया, और नवीन मुसलमानों को, यानी कि जो हम्मीर देव शरण दिए थे उनको और हम्मीर देव को मार दिया गया। तो इस प्रकार से ये रणथंभौर का मामला था। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस रणथंभौर के किले पर अटैक कर लिया था, जीत लिया था।
उसके बाद देखिए अगला होता है ये अमीर खुसरू। देखिए जो कवि हुआ करता था अमीर खुसरू रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, और ये चित्तौड़ मेवाड़ पर आक्रमण होगा तब भी ये अमीर खुसरू उसके साथ रहेगा। तो दोनों अभियानों में ये अमीर खुसरू जो कि कवि था वो साथ था। अब इसके बाद देखिए चित्तौड़ का किला, इस पर अटैक करता है अलाउद्दीन खिलजी। इसके क्या कारण हैं? तो इसके दो प्रमुख कारण बताए जाते हैं कि गुजरात यहाँ पर है। देखिए गुजरात विजय जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना आ रही थी तो गुजरात यहाँ पर है, और दिल्ली से सेना आ रही थी, रास्ते में ये मेवाड़ पड़ता है। ये मेवाड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में ये है। मेवाड़ रास्ते में पड़ता है, और यहाँ के शासक थे समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से कहा कि हम जो है चित्तौड़ की धरती का उपयोग नहीं करने देंगे, और अगर आपको चित्तौड़ की धरती का उपयोग करना है तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स वसूला था। किस लिए? कि वह उनके राज्य से उनकी धरती को पार करके गुजरात आ रहे थे। ठीक है, किसी के दरवाजे पर से आप जाएंगे तो वो कहे कि हमारे दरवाजे पर से आप जा रहे हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो आपको कैसा लगेगा? तो वही कंडीशन यहाँ पे है। आ रहा है गुजरात आक्रमण के लिए, खिलजी सेना आ रही है, मेवाड़ कह रहे हैं कि हम अपनी धरती का उपयोग नहीं करने देंगे। तो खिलजी सेना से इन्होंने क्या किया था? समर सिंह ने टैक्स वसूला था। और दूसरी चीज़ ये होती है कि राणा रतन सिंह यहाँ के राजा थे, और राणा रतन सिंह की रानी जो थी पद्मिनी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अलाउद्दीन खिलजी उसके बारे में सुना था कि चलती है तो कदमों की आहट से कयामत जाग जाती है, उसकी खुमार आलूदा आँखों में हर तरफ मैखाना छलकता रहता है, और कभी जुल्फ़ों को लहरा देती है तो हर तरफ काली घटाओं का मौसम उमड़ने लगता है। उसका एक तबस्सुम ही ना जाने कितने नासूरों का इलाज है, उसके रुपहले बदन की रंगत इतनी निखरी हुई है जैसे किसी ने चांदी का गाजा मल दिया। ये सुनते ही सुल्तान के मुंह में पानी आ गया, हर्षो हवस का शैतान रन करने लगा। फितरत की दरिंदगी अब नंगी होती चली जा रही थी कि एक बदमस्त शराबी की तरह बहकते हुए अंदाज में बोला। सैनिकों को आदेश दिया कि युद्ध मंत्री सेना को अलर्ट करो और चित्तौड़ पर हमको आक्रमण करना है। तो एक विशाल सेना लेकर के चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया अलाउद्दीन खिलजी। राणा रतन सिंह युद्ध में मारे गए, और रानी जो पद्मिनी थी, जब इसको ये समाचार मिला कि हमारे हस्बैंड, हमारे पति युद्ध में मार दिए गए हैं, तो इसने क्या कर दिया? जौहर कर लिया। देखिएगा राजपूतों में यह परंपरा थी कि पति अगर उसका हस्बैंड मार दिया जाता था तो राजपूत रानियां जो थी, परिवार की जो महिलाएं हुआ करती थी, वो एक अग्निकुंड जलाती थी और उसी अग्निकुंड में कूद करके अपनी जान को दे दिया करती थी। ठीक, आज की स्त्री होती तो कहती भले ये मारे गए हैं, हम तो मलिकाए हिंदुस्तान बन जाएंगे, हमको पाने के लिए ये युद्ध कर रहा है, तो ये भले मारे गए लेकिन हम क्या बन जाएंगे? हिंदुस्तान की मलिका बन जाएंगे। लेकिन वास्तव में ये लोग पतिव्रता हुआ करती थी, इसी को कहा जाएगा पतिव्रता। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा था पद्मावत, उसमें रानी पद्मिनी की कथा का उसने उल्लेख किया है, जिसमें बताया गया कि रानी पद्मिनी इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि उसकी सुंदरता को देखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी बहुत लालायित था। उसने राणा रतन सिंह से कहा था कि आप रानी की हमको एक झलक केवल दिखा दो, हम युद्ध नहीं करेंगे, वापस चले जाएंगे। तो राणा रतन सिंह ने क्या किया? एक शीशे के माध्यम से उसकी एक झलक दिखाई थी, और वो झलक देखने के बाद उसको पाने के लिए और आतुर हो गया। होता नहीं, ये मानवीय स्वभाव है, जो चीज़ हम नहीं देखे रहते हैं तो ये होता है कि हम उसको देख लें, और देख लेते हैं तो थोड़ा और करीब आ जाए, और करीब आ गया तो उसको थोड़ा छू लें और कुछ कर लें, तो ये जिज्ञासा जागती है। तो अलाउद्दीन खिलजी इसको पद्मिनी को प्राप्त नहीं कर पाया, और जब पद्मिनी को प्राप्त नहीं कर पाया तो बहुत ज़्यादा झल्ला गया। जो किले में जितने लोग थे
लगभग 30,000 लोग यहाँ पर इस किले में थे। 30,000 को एक लाइन से खड़ा किया और गोली से और सबको भुनवा दिया, तलवार से सबका गर्दन मरवा दिया। 30,000 लोगों को, इतना ज़्यादा वो क्रुद्ध हुआ कि तुम ससुर इतने लोग रह करके इस महारानी की रक्षा नहीं कर पाए, वो आग में कूदने जा रही थी तो तुम लोग क्यों बचा नहीं पाए। और ये इस तरह से जौहर करके ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद देखिए उसका लड़का था खिज्र खां। खिज्र खां को चित्तौड़ दे दिया जाता है उस पर शासन करने के लिए, और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा जाता है। क्या रखा जाता है? खिजराबाद, और खिज्र खां के नाम पर, खिज्र खां के नाम पर इसको रखा जाता है खिजराबाद। तो ये देखिएगा उत्तर भारत के प्रमुख अभियान रहे। उसके बाद मालवा, सेवान और जालौर, जालौर का अभियान अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत का ये अंतिम अभियान था। तो इन अभियानों का अगर हम विश्लेषण करें तो तीनों अभियान कहीं ना कहीं वोमेन फैक्टर काम कर रहा है। औरत के लिए लड़ाई हो रही। यहाँ पर देखिए इसका मंत्री को ये फिटिया लिया था बाघेला, उसके लिए लड़ाई हुई। यहाँ देखिए अलाउद्दीन खिलजी की जो रानी थी चिमना बेगम, उस पर ये निशाना साध लिया था महमूद, उसके कारण ये रणथंभौर की लड़ाई हुई। और ये पद्मिनी बहुत ज़्यादा सुंदर थी तो यहाँ इसके लिए भी लड़ाई हुई। तो इस तरह से जो भी लड़ाइयाँ प्रमुख रूप से हुई हैं वो हम देख रहे हैं कि एक वोमेन के लिए ही हुई है, औरत के लिए ही हुई है। उसके बाद हम लोग आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का जो नेतृत्व किया था वह प्रमुख रूप से था मलिक काफूर। मलिक काफूर के नेतृत्व में सेनाएं भेजी जाती थी और वह युद्ध करता था, जीतता था। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति क्या रही है कि उत्तर भारत के राज्यों को वह प्रत्यक्ष रूप से अपने कंट्रोल में करता था, उसको अपने शासन, अपने साम्राज्य में मिला करके उस पर अपना शासन करता था। लेकिन ये दक्षिण भारत के राज्य जो दिल्ली से बहुत दूर थे वो समझता था कि इस पर हम डायरेक्ट रूप से अगर प्रशासन करने लगेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए इनको हराता था। हराने के बाद अपना अधीन करता था, संधि होती थी और ये लोग वार्षिक आय सुल्तान को देने पर मजबूर होते थे, राजी होते थे। तो दक्षिण अभियान का उद्देश्य अलाउद्दीन खिलजी के ये धन की प्राप्ति थी। ठीक है। इसके लिए दक्षिण भारत पर पहला अभियान देखिएगा देवगिरी पर होता है। जलालुद्दीन खिलजी के समय में भी देखिए दक्षिण अभियान यानी कि दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी ही है। जलालुद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर अभियान किया था एक सेनापति के रूप में। ठीक है। लेकिन ये देखिए अपने समय में ये कर रहा है और यहाँ पर भेज रहा है किसको? मलिक काफूर को। मलिक काफूर आएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं मलिक काफूर। वही मलिक काफूर जो 1000 दीनार में गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां के द्वारा खरीदा गया एक हिजड़ा है। वही हिजड़ा दक्षिण भारत का अभियान करेगा। तो इस देवगिरी पर आक्रमण का क्या कारण था? तो देवगिरी पे आक्रमण का जो कारण था यहाँ पर आप देखिए कि ये देवगिरी के राजा रामचंद्र देव गुजरात के शासक कर्ण बाघेला को शरण दे रखे थे। ठीक है। ये भाग करके कहाँ आया था बाघेला? रामचंद्र देव के यहाँ शरण दे रखे थे। ठीक है। कमला देवी तो अलाउद्दीन खिलजी के पास गई, वो उससे शादी करके अपना सबसे प्रिय रानी बना लिया। तो कमला देवी ने कहा अलाउद्दीन खिलजी से कि मेरी एक बेटी भी यहाँ बाघेला के पास है और उसको भी जाओ ले आओ। ठीक है। कहा कि हमको छोड़ करके भाग गया था तो मेरी बेटी क्यों अपने पास रखा है, और आक्रमण करके बेटी को भी ले आओ क्योंकि वो वैसे तो देगा नहीं। ठीक है। देवल देवी को भी ले आओ। और तीसरा कारण ये था कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में जब देवगिरी पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो एलिचपुर एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र का टैक्स सुल्तान को देना था। और सुल्तान चूँकि अपने समीपवर्ती क्षेत्र में आक्रमण करने में व्यस्त रहा, इसलिए देवगिरी के शासक ने वो टैक्स देना एलिचपुर का
बंद कर दिया। इसलिए मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया और यह अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत में पहला अभियान था जो 1307-8 में हुआ है। देवगिरी के शासक हैं राजा रामचंद्र देव। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हुआ, राजा रामचंद्र देव को हरा देता है और इनको पकड़ करके, इनका पुत्र शंकर देव था, ये भाग गया। इनको पकड़ करके खिलजी सेना कहाँ लाती है, दिल्ली लाती है। दिल्ली लाई, अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश की। ठीक है, रामचंद्र देव को। रामचंद्र देव के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ा उदारता के साथ व्यवहार किया, जबकि अलाउद्दीन खिलजी उदारवादी शासक नहीं है वो। फिर भी ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी ये राजा रामचंद्र देव के साथ क्या कर रहा है, बहुत ही उदारता का व्यवहार कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये देखिए उसकी पत्नी कमला देवी का ये एक्स हस्बैंड है। इसने कहा कि भले ये हमको छोड़ करके भाग गया था, लेकिन आप इसके साथ उदारता का व्यवहार दिखाइए कि यह मेरा भूतपूर्व पति है, एक्स हस्बैंड है। तो इनको दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाने के बाद बहुत अच्छा बर्ताव किया। रायन की उपाधि दी इसको अलाउद्दीन खिलजी ने, और पावर के प्रतीक के रूप में स्वर्ण छत्र इनको प्रदान किया और 1 लाख स्वर्ण का टका दिया और गुजरात में 9 सारी की जागीर दे दी। कहा कि जाओ अपना छानो फूंको, मौज करो। ठीक है, तो ये तो देवगिरी का रहा। उसके बाद देखिए देवगिरी के बाद तेलंगाना पर आक्रमण होता है 1309-10 में। मलिक काफूर आता है। तेलंगाना के शासक थे प्रताप रुद्र देव ने पहले सुना कि मलिक काफूर आ रहा, तो कहे कि आने दीजिए, हिजड़ी हिजड़ा से हम लोग निपट लेंगे। कहते ना पहलवान जब तक हाथ नहीं मिलता है तब तक कहता है कि मेरा पंजा ही सबसे मजबूत है। लेकिन जब थोड़ा सा पंजा मलिक काफूर से इनका मिला तो इन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण स्वरूप मूर्तिकारों से कहा कि जल्दी जल्दी मेरी एक सुंदर मूर्ति बनाओ, और उस सुंदर मूर्ति के गले में एक सोने की जंजीर इन्होंने पहनाई और आत्मसमर्पण स्वरूप मलिक काफूर को पेश किए। काफूर को क्या किए, ये पेश कर दिए कि अब हम युद्ध नहीं करूँगा, क्या करूँगा, आत्मसमर्पण करूँगा। आत्मसमर्पण कर दिए। ये बहुत सारा घोड़ा, हाथी, धन संपदा, ये सारी चीज़ें मलिक काफूर को दिए। और इसी समय कहा जाता है कि संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को दिया था। ये कोहिनूर हीरा जिसके बारे में कहा जाता है इसकी कीमत इतना ज़्यादा है कि इसको अगर बेचा जाए तो इसकी कीमत से पूरी दुनिया को 2.5 दिन का खाना खिलाया जा सकता है। ये कई जगह आया गया है। ईरान का शासक नादिर शाह लूट के ईरान ले के चला गया था, फिर आया और लास्ट में अंग्रेज लेकर के अपने देश चले गए। तो इसी अभियान के दौरान प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा देते हैं और मलिक काफूर इसको ले जा कर के सुल्तान को दे देता है। ठीक है, उसके बाद अगला आक्रमण होता है होयसल, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी और यहाँ का शासक था बीरबल्लाल तृतीय। ठीक है, जिस समय मलिक काफूर होयसल पर आक्रमण करने के लिए आया तो ये बीरबल्लाल मदुरा पर आक्रमण करने में जुटे हुए थे। अवसर अच्छा देखा और देवगिरी के राजा रामचंद्र देव ने भी इसकी मलिक काफूर की मदद की। अपने एक सेनापति को भेजा मलिक काफूर की सहायता के लिए। ठीक है, ये गए थे, होता नहीं कि गए थे हम दूसरे को लूटने और हमारा घर आकर के कोई दूसरा लूट ले गया। ठीक है, बीरबल्लाल गए थे मदुरा को लूटने, मलिक काफूर इन्हीं को आकर के लूट लिया। तो इनको पता चला मलिक काफूर लूट रहा है तो गए, लेकिन मलिक काफूर के सामने टिक नहीं पाए, हार गए, आत्मसमर्पण किए, संधि हुई, वार्षिक टैक्स देना स्वीकार किए। उसके बाद अगला अटैक होता है मदुरा में। पांड राज था मदुरा में 1311 ईस्वी में आक्रमण होता है। यहाँ पर 2 लोग थे, वीर पांड और सुंदर पांड, आपस में उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे थे। वीर पांड कहता था हम शासक बनेंगे, सुंदर पांड कहता था हम शासक बनेंगे। तो मलिक काफूर ने देखा कि इस उत्तराधिकार की लड़ाई में अच्छा अवसर है
आक्रमण करने का। तो इसने मदुरा पर आक्रमण किया, पांड्य राज्य पर आक्रमण करके इसको बहुत अच्छे तरह से, यहाँ पर देखिएगा लूट, क्योंकि ये देखिए भागता रहा, वीर पांड्य जो है भागता रहा, इसको पाया नहीं मलिक काफूर। तो यहाँ पर कुटाई नहीं कर पाया, लुटाई ज़्यादा किया है। ठीक है, तो कुटाई नहीं कर पाया, लूटा है ज़्यादा। यहाँ पर लिंग महादेव के सोने का मंदिर था। तो लूट की दृष्टिकोण से मदुरा या पांड्य राज्य का अटैक जो मलिक काफूर का था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। यहाँ से लेकर के सारा धन संपदा वो अलाउद्दीन खिलजी को देता है। उसके बाद देखिएगा देवगिरी पर द्वितीय अभियान होता है 1312 में। राजा रामचंद्र देव की मृत्यु हो जाती है और उनका लड़का शंकर देव ने फिर वार्षिक कर देना बंद कर दिया। तो अब की बार अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा झल्लाया, कहा कि ये बार बार बदतमीजी कर रहा है, और डांट डपट करके मलिक काफूर को भेजा कि जाओ अब की बार उसको वहाँ पर लूटना कम, उसको किसी तरह से खोज करके उसकी कुटाई कर दो। तो मलिक काफूर अपनी एक सेना लेकर के आता है, देवगिरी पर आक्रमण करता है, और बहुत ही चाको चौबंद थी खिलजी सेना की। अब की बार उसको किसी प्रकार से मार देना है, क्योंकि हर बार वो बच जा रहा था, भाग जा रहा था। ठीक है, तो इसमें शंकर देव या सिंघन देव मारा गया। देवगिरी का अधिकांश भाग दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। तो इस प्रकार से ये अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियान और दक्षिण भारत के अभियान होते हैं। उत्तर भारत के राज्यों को जीत करके डायरेक्ट रूप से शासन करता है। दक्षिण भारत का अभियान उसका धन प्राप्ति करने के लिए हुआ है। ठीक है, और उस पर उसने प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं किया है। तो हम समझ रहे हैं कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आज के क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।